प्रीवियस क्लास में हमने जो इंडेक्स क्वेश्चन किए थे पेज नंबर 6 के, उसका आपका लास्ट क्वेश्चन ये रह गया था और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 6। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू द सॉलिड। आपको ये कहा जा रहा है कि लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है। But you must have observed that ice floats on water। लेकिन फिर भी अब आइस सॉलिड है, तो आपको कहा जा रहा है कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, सॉलिड की। अगर किसी की डेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा हैवी है, अगर किसी की डेंसिटी ज्यादा वो ज्यादा हैवी है, तो हैवी चीज तो फ्लोट नहीं कर सकती वाटर के ऊपर। आपको ये कहा जा रहा है कि भैया सॉलिड की जो डेंसिटी होती है कंपेयर टू लिक्विड वो ज्यादा होती है। तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो लिक्विड में फ्लोट कैसे करेगा, वो तो डूब जाएगा, वो तो सिंक होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है फिर भी ऐसा क्यों होता है कि आइस एक सॉलिड है लेकिन फिर भी वो फ्लोट करता है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका मास अपॉन, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन। और शायद प्रीवियस सेक्शन में भी हमने डिस्कस किया था कि देखो ये और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, क्योंकि ये न्यूमरेटर पोजीशन पर है और ये आपका डिनोमिनेटर पोजीशन पर है। तो अब होता ये है आपका कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, ये मानते हो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर हुआ क्या, जो आपका आइस होता है, जो आपका आइस होता है, जैसे कि मान लो ये आइस, आइस में जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस ज्यादा हो कंपेयर टू द वाटर। वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस क्या होता है, कम होता है। अब मेरे हैंड्स की तरफ देखो, ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है तो वॉल्यूम कम है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। उसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि आइस का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू द वाटर। क्यों ऐसा होता है फिर से बता रहा हूँ। आइस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड होने की वजह से देखो जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो जितना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतने ज्यादा क्या होगा वॉल्यूम। अब आप इसी चीज को यहाँ पर लेके आओ, अब आप इसी सेम चीज कंसेप्ट को यहाँ लेके आओ। अगर आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, अगर आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, मैं बोल सकता हूँ उसकी डेंसिटी कम होगी, बोल सकता हूँ। और अगर वाटर का वॉल्यूम कम है कंपेयर टू द आइस तो उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि भैया डेंसिटी ऑफ जो आइस होती है वो लेस होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ आइस तो ज्यादा हैवी कौन हुआ, वाटर, वो लाइटर कौन हुआ, आइस। तो हल्की चीज तो फ्लोट करेगी करेगी, बस यही कंसेप्ट था। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको आंसर कैसे देना, आपको आंसर कैसे देना। पहले तो आप मेंशन करोगे डेंसिटी क्या होती है, तो आप कैसे लिखोगे, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये क्लियर है, ये डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको फिर वो जो मेन पॉइंट है इसका उसको हाईलाइट करना है। एज द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेस, जैसे ही किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी से एग्री करते हैं, उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मींस दो आइस इज अ सॉलिड, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। हालांकि आइस होता क्या है, सॉलिड है, बट होता क्या है, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब these species are larger as compared to the space present between the particles of water। यानी कि वाटर के पार्टिकल, हालांकि वाटर भी लिक्विड है तो वहां भी स्पेस है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, लेकिन आइस में जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच में जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम ज्यादा हो, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। thus the volume of ice is greater than that of a water। क्लियर है, hence the density of ice is less than that of a water। a substance with lower density than water can float on water। किस पे फ्लोट करता है, वाटर पे फ्लोट करता है, therefore ice floats on water। समझ में आया, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइस का दीदी केज लाइक स्ट्रक्चर हो,
आइस का क्या होता है स्ट्रक्चर, जो होता है केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिकल्स की जो जो इसमें पार्टिकल जिस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ये आपके पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मान लो ये क्या है, जैसे कि मान लो कोई भी एक चीज है, उसमें पार्टिकल्स का एक नेचर होता है, आप ऐसे समझो कि वो किस तरह से होते हैं। अब आइस में ये देखा जाता है जो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है या स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, यानी कि जो उसका एक काइंड ऑफ जो उसकी बनावट है, आप इसको ऐसे समझो, या फिर जिस तरह से जैसे होती है ना कि ये जैसे कि मैंने एक डस्टर ले लिया, एक सॉलिड ले लिया, तो उसमें आप ये देखोगे जो पार्टिकल्स है वो इस तरह से है, ऐसे होंगे, बिल्कुल जुड़े हुए होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड। आइस में क्या होता है कि जो आइस होता है, तो लिक्विड, देखो लिक्विड को आप फ्रीज करोगे तो आइस बन जाता है, लिक्विड में भी पार्टिकल्स होते हैं, वही पार्टिकल्स आप आइस में चले गए, लेकिन आइस में वही पार्टिकल्स जब जाते हैं तो उनके बीच में जो गैप होता है वो बढ़ जाता है, उनके बीच में गैप क्या होता है, बढ़ जाता है। और गैप बढ़ने की वजह से आइस का जो वॉल्यूम होता है, जैसे कि मान लो जितने पानी से जैसे कि मान लो ये एक आइस है, ये एक आइस है, ठीक है। तो जितना पानी से, जितने वाटर से ये आइस बनी है ना आपकी, जितने वाटर से ये आइस बनी है, इस आइस का जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट। क्यों? क्योंकि उतना जो वाटर होगा, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है। देखो चार बच्चे हैं, वो ऐसे बैठे हुए, तेरे इतने गैप में बैठे, तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। वही चार बच्चे अगर ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे तो स्पेस कम ऑक्यूपाई करेंगे, समझ लो। वही जब पार्टिकल्स आइस में जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, और लिक्विड में आते हैं, वाटर में होते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। तो ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे, यानी कि आइस में जाके वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो आइस का वॉल्यूम बढ़ गया। वाटर में आके वो ऐसे हो जाते हैं तो स्पेस वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह से इसकी ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्या हो गया, वॉल्यूम कम और ज्यादा होने की वजह से इनकी डेंसिटी का फर्क है। समझ में आ गया? ठीक है, चले अब आगे। तो ये आपका टेक्स्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन रह गया था, ये वो है आपका। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये सारा हो गया हमारा, ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे, और ये अभी मैंने डिस्कस कर। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट ये आता है आपका, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? वो यस, सॉलिड से क्या बनता है, लिक्विड, यानी कि आइस का एग्जांपल ही ले लेते हैं। आइस किस में कन्वर्ट होती है, वाटर में, वाटर से क्या बनता है, वाटर वेपर, यानी कि गैस। अब वो जो अब देखो आइस जब वाटर में आ रही है, आइस से जब वाटर बन रहा है, और वाटर से क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है, वो कब बन रहा है, जब टेम्परेचर चेंज होता है। मानते हो ना? तो आप क्या कहोगे, यस मैटर चेंज इट्स स्टेट विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है आपका, वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड फॉर्म में वाटर क्या होता है, आइस होता है, फिर होता है लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर, एंड देन गैस एज वाटर वेपर। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखो, व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? उसके अंदर क्या चेंज होता है, उसका जो पार्टिकल्स का जो वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो चेंज होता है। पार्टिकल्स का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे गैस में क्या होगा, और ज्यादा स्पेस आ जाएगा, गैस में क्या होगा, और ज्यादा स्पेस आ जाएगा। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इजंट इट? तो देखो, अब इसके लिए आपको जो एक एक्टिविटी दी गई है, और इस एक्टिविटी में आपको क्या बताया जा रहा है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये तो हमें भी समझ में आ रही है बात, कि टेम्परेचर के चेंज होने से ही आइस किस में आ जाती है, वाटर में, और वाटर से क्या बनता है, वेपर बनता है। हाँ जी, हाँ, गैस में भी उतने होंगे दीदी, लेकिन जो उनकी मूवमेंट होती है, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे जो सॉलिड होती है कोई चीज, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे आपने उनको हीट किया, तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जो अभी आप इस एक्टिविटी में भी करोगे। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वो, क्योंकि पार्टिकल में वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। जैसे पार्टिकल मान लो इस तरह से जुड़ा हुआ, अब ये वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तो ये फोर्स टूटेगा। वाइब्रेशन होने की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो मूवमेंट शुरू होगी ना, तो ये वाइब्रेशन होने फोर्स टूटेगा, तो ब्रेक हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से हो गया। फिर आपने और हीट दी, और हीट दी, और ज्यादा वाइब्रेशन हो गए, और ज्यादा दूर दूर हो गए, वो फोर्स और ज्यादा वीक हो गया, बिल्कुल ही वीक हो गए, नेग्लिजिबल हो गए, तो किस में चले गए, वो गैस में चले गए, वेपर्स बन के उड़ना शुरू हो गए। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी आपकी 1.12 है क्या। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट बल्ब इज इन कांटेक्ट विद द आइस एज इन फिगर। देखो ये आपकी फिगर, ठीक है।
तो आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने ये क्या लिया, आइस लिया, इसमें आपने एक लगा दिया थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर का ये देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, इसका बल्ब है ना, थर्मोमीटर का जो आगे बल्ब होता है ये वो आपने आइस के अंदर डालना है। और आपने ले लिया एक रोड ले लिया, ग्लास स्टीरर ले लिया, जो उसको इस तरह से स्टीर करने के लिए। ये आपका बीकर हो गया, ये आपने आइस डाल दी इसमें, और ये आपने नीचे क्या लगा दिया, बर्तन लगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो आप, सॉलिड स्टेट, समझ में आ रहा है। अब आपने क्या किया देखो आगे, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। अब आप इस बीकर को लो फ्लेम में आप हीट कर, इसको क्या किया, लो फ्लेम में हीट करना शुरू किया। नोट द टेम्परेचर व्हेन आइस स्टार्ट मेल्टिंग। तो आपको वो टेम्परेचर नोट करना है जब आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। अब मेरी बात सुनो, जिस टेम्परेचर में आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा वही उसका मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग। तो आपने वो टेम्परेचर नोट कर लिया। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, आगे देखो, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी, अभी तो मेल्ट होना शुरू हुआ है, तो धीरे 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 सारा का सारा जो आइस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब अपने आपने ऑब्जर्वेशन की किस टेम्परेचर में वो मेल्ट होना शुरू हुआ था, किस टेम्परेचर में सारा का सारा जो आइस है वो मेल्ट होकर क्या बन गया, वाटर में। आगे देखो, now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling। अब आपने ग्लास रोड डाली और उसको स्टीर करना शुरू किया और उसको हीट करना शुरू किया। अब वाटर में आगे, वाटर में क्या बनेगा आगे, वो वेपर, और हीट करोगे तो। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। और आप रीडिंग लेते रहो जब तक मैक्सिमम वाटर आपका क्या ना हो जाए, वेपराइज ना हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट एंड टू द गैस। अब जितना भी हुआ आपने सबको रिकॉर्ड कर। अब देखो होगा, जब आप इस एक्टिविटी को करोगे या इस एक्सपेरिमेंट को करोगे, बट यू विल सी दैट कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रेज करेंगे क्या होगा, सॉलिड जो पार्टिकल्स है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जो इसके पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मानते हो इस चीज को, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होती है, बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। जिसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स में क्या होगा, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, और पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे बहुत ज्यादा स्पीड से। मैंने क्या कहा, पार्टिकल्स ऐसे जुड़े होते हैं सॉलिड, वाइब्रेट होंगे, जब से कोई चीज जुड़ी है तो वाइब्रेशन शुरू हो गया, तो इससे क्या होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका ही टूटना शुरू होगा। समझ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वाइब्रेशन बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये एक तरह से क्या होगा, टूट जाएगा, और पार्टिकल्स क्या होंगे, फिर मूव करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या किया गया, अब द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, तो हीट से आपने क्या सप्लाई किया, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। उससे हुआ क्या, उस एनर्जी की वजह से क्या हुआ, इट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। उस एनर्जी की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो टूट गया, वो ब्रेक, वो इनके बीच में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। एंड पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो पार्टिकल्स की जो फिक्स पोजीशन थी सॉलिड पे, वो अब क्या हुआ, वो फ्रीली मूव करना शुरू कर। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें आपका सॉलिड मेल्ट होगा और किस पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड। अब वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो वो पार्टिकल्स का जो डिस्पर्शन है वो किस फॉर्म में चला गया, लिक्विड फॉर्म। चीज समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखो, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग। वो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें सॉलिड किस में मेल्ट हो जाता है, लिक्विड में, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। उसी को क्या कहते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको पहले ही बता चुका हूँ, एटमॉस्फेयर में वेरियस गैसेस होती है जो क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। तो वो जो प्रेशर होता है आपका उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप अगर मूव कर रहे हो तो आपके पास एनर्जी नहीं हो तो आप चल सकते हो। हमें मूवमेंट के लिए किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है ना। तो अगर पार्टिकल्स ही मूव तभी करेंगे जब उनको एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से मिली, जब हीट किया, जैसे आपने हीट किया पार्टिकल्स को एनर्जी मिली।
पार्टिकल्स में ताकत आ गई, उन्होंने वाइब्रेट करना, उन्होंने हिलना डुलना शुरू कर दिया। पहले समय तो एनर्जी थी नहीं, सॉलिड में एनर्जी बिल्कुल थी नहीं उनके पास, ऐसे समझो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ना के बराबर। आपने हीट प्रोवाइड किया, हीट से उनको क्या दे दिया आपने, एनर्जी, ताकत आ गई। ताकत आ गई तो हिलना डुलना शुरू हो गया। जैसे मान लो बिल्कुल ही कमजोर बचा, एनर्जी है ही नहीं, ऐसे कैसे ही पड़ा हो, धीरे धीरे आपने उनको खिलाना पिलाना शुरू किया, उसका एनर्जी आ गई तो वो हिलना डुलना शुरू करेगा। होता ना ऐसे। जैसे कि मान लो बहुत ज्यादा थके हुए हो, बहुत ज्यादा आप थके हुए हो, बहुत ज्यादा थके होने की वजह से क्या होगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, इवन ग्लास ऑफ वाटर लाने की भी हिम्मत नहीं होती है। मम्मी को बोलती मम्मी ग्लास पानी का ग्लास दे दो, बहुत थके हो। अब थोड़ी देर के बाद आपको रेस्ट मिल गया, थोड़ा आपने खाना खाया या कुछ, गर्मियों का टाइम है, कुछ आपने ग्लूकोज पिया है, कुछ भी पिया आपने, तो आपके अंदर धीरे धीरे क्या आ गया, एनर्जी आ गई। खाना गया अंदर शरीर में तो एनर्जी आ गई, ठीक है। एनर्जी आ गई, थोड़ी देर के बाद फिर मूवमेंट शुरू हो गई, क्योंकि अब आपके पास, अब आपको एनर्जी कहाँ से मिली, उस खाने से मिली। तो पार्टिकल्स को एनर्जी कहाँ से मिली, जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हीट से उनको एनर्जी मिली। और वो कौन सी एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। अब इसका मतलब देखो, किसी भी सॉलिड का जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका मतलब उसमें उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि उसको मेल्ट होने में उतना टाइम लगा। और जितना कम, जितनी जल्दी वो मेल्ट कर जाएगा, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें क्या है, वीक है। ये बात समझ में आ रही है, जितनी जल्दी वो मेल्ट कर जाएगा, इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या है, वीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। ये वैल्यू आपको एज इट इज ही आपको हाईलाइट करनी, पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 273.15 केल्विन, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। ये दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 273.15 केल्विन। तो ये आपको हाईलाइट करना। दूसरा, कि सॉलिड से जो कन्वर्ट होके क्या बन गया, लिक्विड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फ्यूजन, तो आप क्या कहोगे, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग या द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। ये चीज समझ में आ रही है, चले आगे। आगे देखो, when a solid melt its temperature remains the same, so where does the heat energy go? Very very important कंसेप्ट ये आपका। जब आप सॉलिड को मेल्ट करते हो, तो देखो जब सॉलिड मेल्ट होके, जैसे अभी सॉलिड में बर्फ पिघल के अभी पानी बना है, तो अगर आप दोनों का टेम्परेचर देखोगे, दोनों का सेम, जितना पानी ठंडा होगा उतनी बर्फ ठंडी है। हाँ जी, लेटेंट हीट, वेरी गुड। जो आपसे डिस्कस किया था मैंने, लेटेंट हीट वाला ही कंसेप्ट है आपका। कि भैया क्वेश्चन ये है आपका, कि जैसे आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो दोनों का टेम्परेचर अगर हम देखें तो सेम होता है। ऐसा क्यों होता है, होता क्या है कि देखो, आइस क्या आपका एक सॉलिड है, तो सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे ही यहाँ पर हीट आई, जो भी यहाँ पर हीट गई, वो हीट एनर्जी कहाँ पर यूज होगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने। वो हीट कहाँ पर यूज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर था आइस का और वाटर का, वो क्या है, वो सेम ही रहेगा। क्योंकि वो हीट कहाँ पर यूज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, तो उसका जो असर है वो कहाँ पर गया, उसको तोड़ने में चला गया। समझ में आ गया। तो हीट वहां पर इकट्ठी नहीं हुई, उसने वहां पे आके क्या काम किया, उसको ब्रेक किया, उसको ब्रेक किया, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। हम सप्लाई, हीट को सप्लाई करते रहते हैं, क्यों, सॉलिड से क्या बनाना है, हमें लिक्विड बनाना है। अब ये होता क्या है, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द, ये हीट क्या होती है, ये यूज्ड अप हो जाती है। कहाँ पर यूज होती है, यूज अप का मतलब ये यूज हो जाती है, कहाँ पर यूज हो जाती है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, इसी की वजह से क्या होता है कि आइस वाटर में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। बर्फ वाला पानी और बर्फ अगर आप लोगे तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। और ऐसा रीजन क्या है, क्योंकि भैया जब बर्फ को आपने हीट दिया, आइस को जब आपने हीट प्रोवाइड किया, वो हीट यूज अप हो गई, कहाँ पर यूज हो गई, इसमें जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ब्रेक करने में यूज, जिसकी वजह से जो आपका बर्फ है, आइस था, और जो उससे पानी बना, तो उसका टेम्परेचर क्या है, सेम है। ये समझ में आ रही है, ठीक है।
एक मिनट, मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो कंसेप्ट ये है आपका, आपने क्या किया, वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, ये चीज समझ में आ रही है। आप हीट कर रहे हो, क्यों, आपको सॉलिड से क्या बनाना है, लिक्विड। आप हीट की सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब ये हीट कहाँ जा रही है, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द, दिस हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द व्हाट, इन चेंजिंग द स्टेट। ये हीट कहाँ पर यूज हुई, एक स्टेट से दूसरी स्टेट को चेंज करने में। कैसे, बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। भैया जब तक उन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो लिक्विड में जाएगा ही नहीं। वो कब जाएगा, जब वो टूटेगा। उसको तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, एनर्जी की। तो जो वो एनर्जी कहाँ से मिली, हीट से। तो हीट ने वो एनर्जी प्रोवाइड की, इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो सेम ही रह गया, क्योंकि हीट जो है वो वहां पे, हीट ने क्या काम किया, उसको ब्रेक करने का काम किया। इसकी वजह से जो आपकी आइस थी और मेल्ट हो गए, जस्ट जो अभी वाटर बना है, दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय आइस, अभी हीट एनर्जी कौन एब्सॉर्ब कर रहा है, आइस एब्सॉर्ब कर रही है, विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। लेकिन जब आइस इमीडिएटली वाटर में कन्वर्ट होती है तो उसका टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन। अब हिडन जो होता है, इसी का मतलब होता है लेटेंट। हिडन का मतलब क्या होता है, लेटेंट। यहाँ पर क्या हिडन हुआ है, हीट। तो यही से आपका नाम क्या पड़ गया, लेटेंट हीट। यहाँ से आपका नाम क्या पड़ गया, लेटेंट हीट। हाँ। हाँ तो दिन तक वो गैस में कन्वर्ट होगी तो आप वो वाला कंसेप्ट भी आएगा। यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। ये जो लेटेंट हीट है वो कौन सी है, फ्यूजन वाली। क्यों, यहाँ पर फ्यूजन हुआ है। और जो आप बात करो वो आगे आएगा, वो होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो क्या हुआ, इट इज कंसिडर्ड दैट it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat, and is known as latent heat। मैंने आपको जैसे अभी बताया था, वर्ड लेटेंट मींस हिडन। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन होता है। जी समझ में आ रही है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। This is a very important definition, जो मैं इसको अभी यहाँ पर हाईलाइट कर, ये वाला जो पार्ट है। फिर से देखो क्या लिखा हुआ है आपका, आपसे पूछा जाता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। और कंडीशन क्या होती है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस इज द डेफिनेशन, कि वो हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, और किस कंडीशन पर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ गया, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। देन सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पर आपको चीज दिखाई दे रही है, जब सेल्सियस की बात हो रही है तो टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री। और जब केल्विन में बात हो रही है तो कितना है, 273 केल्विन। अब मेरी बात सुनो, देखो ये कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट है। सेल्सियस टू केल्विन के बीच में क्या रिलेशन होता है, अब ये सब आपको क्वेश्चन कई बार इस तरह से आएगा, आपको सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन होगा और आपको कहा जाएगा केल्विन में कन्वर्ट। या आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, केल्विन में टेम्परेचर गिवन होगा और आपको कहा जाएगा सेल्सियस में कन्वर्ट। तो देखो अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आप इसको कैसे, इसमें ना जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको सिंपल से ट्रिक बता, अल्फाबेटिकली पहले सी आता है या के आता है, सी बाद में आता है ना के, तो आप समझो के बना है, जो बाद वाला है वो बना है। तो सी में आपको क्या ऐड कर देना है, 270। अगर आपको सी से के में जाना है तो आपको क्या ऐड करना है, 270। अब वापिस आओ, अगर मुझे के से सी में जाना है तो मैं आगे जा रहा हूँ पीछे आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ, के से सी की तरफ आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, -270। माइनस क्या करना है आपको, 273। कोई डाउट यहाँ पर, सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो क्या करोगे, +273। केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो क्या करोगे, -270। क्योंकि यही 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल होता है ना।
ये तो यहाँ पे स्केल में दिया गया आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। तो अगर मुझे 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखना है तो क्या करना है? जैसे कि मान लो मैंने आपको कहा कि 4 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो। अब आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 273 केल्विन के इक्वल होता है ना। मैं आपसे पूछू 4 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो आप 4 में 273 ऐड कर दो। जब भी सेल्सियस से केल्विन में जाना तो +273 कर। और अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, मैं आपको कुछ भी ऐसे वैल्यू दे दूं, भैया 50 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करो, तो आपने कहा कि केल्विन से किस में जाना है? सी में जाना है, तो पीछे की तरफ जाना है ना। तो आप क्या करोगे? 50 में से क्या माइनस कर दोगे? 27, तो सेल्सियस में। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखो। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका। अब ये आपने क्या समझा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट क्या होती है? अब आगे देखो। अब आगे आपको ये कहा जा रहा है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। अब जिस टेम्परेचर में लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे, देखो अब ध्यान से उसी उससे रिलेट करो। आपने कहा जिस टेम्परेचर में वो मेल्ट करेगा वो मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो जिस टेम्परेचर में वो बॉयल करेगा वो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। इतनी समझ में आ रही है? ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, सेम डेफिनेशन, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इतनी समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है। वो कहा जा रहा है बॉइलिंग होता क्या है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। तो बॉइलिंग होता क्या है? बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना होता है। बॉइलिंग क्या होता है? बल्क फेनोमेना। देखो आपने दो चीजें में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एक होता है बॉइलिंग, एक होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है सरफेस पे। इवेपोरेशन क्या होता है? अपर लेयर जो होती है वहीं से इवेपोरेशन होता है। लेकिन जो बॉइलिंग होता है वो पूरे उसमें होता है। बल्क का मतलब ऊपर से नीचे तक बॉइलिंग होती है। लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है? सरफेस, ऊपर ऊपर से सरफेस में वेपर इवेपोरेट होता रहता है। जैसे कि मान लो रिवर है, रिवर में सनलाइट आती है, ऊपर ऊपर से उसका पानी क्या होता रहता है? धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है ऊपर अपर सरफेस से। क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है, अपर सरफेस पर ही उसका इफेक्ट है। लेकिन बॉइलिंग क्या होता है? वो बल्क होता है, वो ऊपर से नीचे। देखो आप किसी भी चीज को जब गर्म करोगे तो पहले तो वो बॉटम से ही गर्म होती है ना, गैस तो नीचे से ही जा रही है। तो नीचे से गर्म होते हो तो ऊपर तक गर्म हो रहा है, फिर ऊपर जाके वेपर बन रहा है, तो ऊपर से नीचे तक ही पूरा गर्म हो गया, पूरा बॉयल हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वो यही चीज बताई जा रही है कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो पूरे लिक्विड में पार्टिकल्स इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर स्टेट। अब एक बात देखो, सबसे कम एनर्जी किस में थी? सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड को आपने हीट किया तो वो बन गया लिक्विड पार्टिकल। अब लिक्विड पार्टिकल्स में जो एनर्जी है वो सॉलिड से ज्यादा है, ये मानते हो? तभी तो वो उससे ज्यादा मूव करे, जो जितना ज्यादा मूव करेगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा है, ऐसे समझो। अब आपने और हीट किया और हीट किया और हीट किया, अब उनके पास और एनर्जी आ गई। पार्टिकल्स के और एनर्जी हो गए, वो वेपर्स में, यानी कि वो गैसियस स्टेट में रहा। इसमें आ गए गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में आने की वजह से अब वो और ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे, और ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे, तो वो जो गैप ऐसे था लिक्विड में वो और ज्यादा ऐसे हो, क्योंकि पार्टिकल अब और ज्यादा रैंडमली मूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। वो यही कह रहा है particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state। ये क्लियर हो गया? ठीक है। For water this temperature is 373 Kelvin। यानी कि देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि वाटर जब बॉयल करता है, यानी कि वाटर जब इसमें कन्वर्ट होता है वेपर में, तो उस वक्त वाटर का टेम्परेचर कितना चला जाता है? तो उस वक्त वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 373 Kelvin। और अगर अब देखो मैंने आपको एक टेम्परेचर दिया 373 Kelvin, मैंने कहा भैया इसको सेल्सियस में चेंज करो। अब आप ये देखो कि आगे जाना है पीछे जाना है? पीछे जाना है। आपने क्या किया? अगर पीछे जा रहे तो इसमें से 273 माइनस कर दिया। तो जैसे आपने इसमें से 273 माइनस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और कैलविन में क्या कहोगे? वाटर बॉइल्स एट 273 कैलविन। ये कहानी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। एक बार जितना भी का एक बार सारा प्रिंट आउट कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। अब आगे देखो। अब आपको ये कहा जा रहा है कैन यू डिफाइन, यहाँ पे देखो, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो भाई जैसे आपने अभी यहाँ पे
जैसे आपने अभी डिफाइन किया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, आपको कहा जा रहा है क्या आप इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हो। तो देखो अगर आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करो, इस तरह से करो, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल, ये जूल, ये हीट, ये जूल जो होता है उसकी एनर्जी होती है। बेशक आप इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते, सीधा लिखो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड, वहां पे 1 kg ऑफ क्या था, वहां पे था 1 kg ऑफ सॉलिड, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। अब यहाँ पे लिक्विड में किस में जा रहे हो, गैस में, तो यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, और वहां पे भी यही हुआ था विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो अगर होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर क्या होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो यहाँ पे लिक्विड की जगह क्या हो जाएगा, सॉलिड, और यहाँ पर गैस की जगह क्या हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बोलो जी कोई डाउट। तो ये क्या हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर ये क्या हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, समझ में आ रहा है। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या चेंज हो गया, कि जहां पर लिक्विड था वहां पर तो क्या हो गया, जहां पे सॉलिड था वहां तो हो गया लिक्विड, क्योंकि आप लिक्विड से किस में जा रहे हो, गैस में जा रहे हो। जहां मेल्टिंग पॉइंट था वहां पर क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, और जहां पर लिक्विड था वहां पर क्या हो गया, गैस, समझ में आ गया। उसी तरह से आपने अगर वो चीज क्लियर है तो ये आपको आराम से समझ, चले आगे, ठीक है। आगे देखो क्या कहा जा रहा है आपको, डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो वैसे ही हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब देखो पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर बॉइल्स एट 100, मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वाटर बॉइल्स एट विच टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि कि जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम में, किसमें होते हैं, स्टीम में, दैट इज वाटर वेपर एट 373 और 100 डिग्री सेल्सियस, उनमें ज्यादा एनर्जी होती है देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ऐसा क्यों, फिर से समझो, आपने लिक्विड से क्या बनाया, लिक्विड से गैस में गए, यानी कि वेपर बनना शुरू हो गए। जब वो वेपर बनना शुरू हो गए तब उसको क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं ना। वो वाटर की गैसियस स्टेट होती है, वो वाटर की कौन सी स्टेट होती है, गैसियस स्टेट। तो आपको कहा जा रहा है कि जो आपका जब वो स्टीम बन जाती है तो स्टीम में जो एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है, कहता है दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्सॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, सॉरी। देखो ये था आपका वाटर, आपने इसको क्या किया heat, फिर वाटर से क्या बन गया वो स्टीम, क्या बन गया स्टीम। तो जाहिर सी बात है जब आप हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो ज्यादा एनर्जी किसके पार्टिकल्स के पास है, इसके पार्टिकल्स के पास है, क्योंकि हीट करते करते वाटर से ही तो स्टीम बना है आपका। तो जब वो स्टीम में चला गया यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया, ध्यान से सुनो, ब्रेक होने के बाद तो स्टीम बन गया ना। अब ज्यादा एनर्जी किसके पास है, ज्यादा एनर्जी जो उससे नेक्स्ट स्टेज होती है उसके पार्टिकल्स के पास होती है। अगर सॉलिड और लिक्विड की मैं बात करूं तो ज्यादा एनर्जी किसके पार्टिकल्स में होती है, मानते हो ना लिक्विड में होती है। ऐसे लिक्विड से अगर आप गैस में आ रहे हो तो ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, गैसियस पार्टिकल्स के पास होती है। तो बस यही इसका रीजन है। देखो क्या लिखा हुआ है, particles in steam have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization, कि जो आपके स्टीम के पार्टिकल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि सॉलिड को आपने हीट किया तो वो लिक्विड स्टेट में आ गए, लिक्विड को आपने हीट किया तो आप गैसियस स्टेट में आ गए। अब इसको रिवर्स में जाना हो तो कैसे जाओगे,
हीट करके नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हो ना, तो कूल करके क्या हो जाओगे, प्रीवियस स्टेज पर आ जाओगे। तो अगर मैं गैसियस स्टेट पर कूल करता हूँ तो किस में आ जाऊंगा, लिक्विड स्टेट पर। भाई पानी को आप फ्रीजर में रखते हो तो वो सॉलिड बन जाता है ना, बर्फ बन जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको कूल करते हो। ऐसे अगर आप लिक्विड स्टेट को कूल करोगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड स्टेट। ये समझ में आ गया, फ्लो चार्ट क्लियर आता है, ठीक है। तो वी इन्फर दैट, इन्फर का मतलब क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं, दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। देखो आप यही तो कर रहे हो, अगर आप हीट कर रहे हो तो भी टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, और अगर आप कूल कर रहे हो तो भी आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, चेंज। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। यहाँ तक हमने ये सीखा कि बिकॉज ऑफ हीट जो होता है टेम्परेचर क्या होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, चेंज होती है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखो, अब क्या होता है कि देखो अभी तक आपने क्या देखा, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। अब ऐसा भी होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं सॉलिड से डायरेक्टली जो है वो गैस में चेंज हो जाते हैं। सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, गैस। डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा, और गैसियस स्टेट से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट में, विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट। अब इसका, इस चीज को समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर से देखो, ये देखो, बट देयर आर, देखो बट देयर आर सम सब्सटेंसेस या सम मैटर दैट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। वाइस वर्सा का मतलब होता है अपोजिट, गैसियस स्टेट टू द सॉलिड स्टेट विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट। अब इस चीज के लिए आपको इस चीज को समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, विच इज एक्टिविटी 1.1। क्या कहा जा रहा है आपको, टेक सम कैंपर, कैंपर जैसे आपने देखा होगा कैंपर होता है कपूर हो, क्या होता है, कपूर, और एमोनियम क्लोराइड। अब इस एक्टिविटी में या तो आप कैंपर ले लो या ले लो एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रश इट, आपने उसको पाउडर फॉर्म में क्रश कर, एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। देखो ये चाइना डिश, तो यहाँ पर आपने उसको इसके ऊपर रखना है, इस पर रखा आपने, क्रश किया इसको, कैंपर को या अमोनियम क्लोराइड, और उसको किस पर रखना है, चाइना डिश। ये क्लियर हो गया, क्रश करने के बाद पुट एन इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फनल है, फनल जो होती है देखो ऐसे होती है, फनल आपकी ऐसे होती है, ऐसे। पर आपने इसको ऐसे नहीं रखना, इसको उल्टा रखना है। देखो आपने इसको ऐसे ना रखे, आपने इसको ऐसे रखा हो, ऐसे कहो ना, ऐसे उल्टा कर दिया आपने, तो उल्टा का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट। समझ में आ रहा है, सीधी ऐसे हो, पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, आपने चाइना डिश के ऊपर फनल को उल्टा करके रख दिया, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपने क्या कर दिया, कॉटन का प्लग लगा दिया, यानी कि इसको बंद कर दिया, कॉटन से इसको बंद कर दिया। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, तो यहाँ पर आपने इस वाले पार्ट में आपने कॉटन प्लग लगा, एज शोन इन द फिगर। यहाँ तो सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखो, तो होगा क्या, फिर आपने इसको क्या किया, बर्नर से धीरे धीरे आप हीट करो, क्या करोगे, हीट करो। अब कैंपर क्या था, सॉलिड था। अब वो जो सॉलिड है वो आपका वेपर बन के यहाँ पर जाके चिपक जाए, तो सॉलिड से सीधा वेपर बन गया, लिक्विड में तो नहीं आया। सॉलिड से क्या होगा, सीधा वेपर बन के वो वेपर पार्टिकल्स कहाँ क्या होंगे, यहाँ पर जाके स्टिक कर जाए। तो देखो यही आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फर, इन्फर का मतलब कंफ्यूजन। आप क्या देखोगे, चेंज ऑफ स्टेट, आप देखोगे स्टेट में चेंज, एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज तो हो रही है, पर डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। भैया कैंपर और एमोनियम क्लोराइड था सॉलिड, आपने उसको हीट किया, और हीट करके उसमें से क्या निकलना शुरू हो गया, वेपर। तो क्या वो लिक्विड में गया, नहीं क्या ना, उसको, क्योंकि ये यही होता है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से लिक्विड, विदाउट कमिंग टू द लिक्विड से डायरेक्टली चले जाते हैं गैसियस स्टेट में, और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसको, सब्लिमेशन। तो वो यही बता रहा है कि वो आपको ये बताया जा रहा है कि सारे के सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाते जब हम हीट करते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शनल सब्सटेंसेस जो सॉलिड से डायरेक्टली किस में चले जाते हैं, गैसियस स्टेट में, विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट। मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन।
समझ में आ रहा है इसको क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन। एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू द सॉलिड विदाउट चेंजिंग इट टू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। फिर से समझो, अगर सॉलिड से डायरेक्टली किस में जा रहे हो? गैसियस स्टेट में, तो ये आपका क्या हो गया? सब्लिमेशन। और गैसियस स्टेट से डायरेक्टली अगर सॉलिड स्टेट में आ रहे हो तो इसको क्या कहते हैं? डिपोजिशन। क्या कहते हैं? उसका एग्जाम्पल क्या होता है? फ्रोस्ट। जैसे कई बार ओस वगैरह नहीं पड़ती, उसमें क्या होता है? गैसियस पार्टिकल, जैसे बर्फ पत्तियों पे आपने देखा होगा, कहीं अगर स्टेशन में पत्तों पे बर्फ पड़ी होगी, पत्तों पे क्या होते हैं, तो उसमें जो वेपर्स होते हैं या गैसियस स्टेट जो होती है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगी। जो पत्ते होते हैं उसमें क्या होती है? बर्फ, बर्फ आ जाती है पत्तियों में, बर्फ आपको दिखाई देती है, तो वो क्या है? वो होता है आपका गैसियस स्टेट टू द सॉलिड स्टेट। समझ में आ गया? ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्लियर हो गया। चले आगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो देखो मैं आपको, देखो यहाँ पे चेंज ऑफ प्रेशर में हुआ क्या? ये है आपके गैसियस पार्ट, और ये क्या है? पिस्टन है। ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर में ये क्या है? आपका पिस्टन। आपने पिस्टन से पार्टिकल्स को प्रेस, प्रेस करने का मतलब क्या हो गया? प्रेशर। क्या किया? प्रेशर। जैसे आपने इनको प्रेशराइज किया तो देखो, यहाँ देखो, ये पार्टिकल्स के बीच में गैप कम नहीं हो गया? दिखाई दे रहा है? कम हो गया। अब पहले गैसियस पार्टिकल्स में जो स्पेस आता था, आपने पिस्टन से प्रेस किया तो इनके बीच में स्पेस क्या हो गया? कम हो गया। तो ये किस स्टेट पर आ गए? लिक्विड में आ गए। अब देखो आगे, यहाँ देखो थर्ड वाले से, यहाँ आपने और ज्यादा प्रेस किया तो देखो यहाँ पर गैप बिल्कुल ही कम है या है ही नहीं। तो ये कौन सी स्टेट पर आ गए? सो अब ये हुआ कैसे? अब यहाँ भी क्या हुआ? एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट पर आ गए, लेकिन कैसे आए? बाय प्रेशर। आपने प्रेशर अप्लाई किया, पार्टिकल्स का स्पेस और कम हुआ, लिक्विड, और प्रेशर अप्लाई किया और कम हो गया सॉलिड। तो आपको ये समझाया जा रहा है कि टेम्परेचर तो है ही है, लेकिन इसके अलावा प्रेशर के इफेक्ट से भी हम पार्टिकल्स की स्टेट्स ऑफ मैटर को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गया? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है। आपने देखो कभी आप आइसक्रीम वगैरह खाने जाते हो तो आपको देखो आइसक्रीम वाला जो होता है उसकी रेडिंग में आपको वो बर्फ से दिखाई देती है, लेकिन उस बर्फ से वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होती, उसमें से धुआं निकल रहा है। यानी कि वो कैसी हो, वो होता क्या है? उसको बोलते हैं ड्राई है, सूखी हुई बर्फ। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, कई बार क्वेश्चन में आता है व्हाट इज ड्राई है, तो आप कहोगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ड्राई है। प्रैक्टिकली मैं बताऊं वो क्या होता है? जो आइसक्रीम वाला जो होता है उसकी रेडिंग में जो बर्फ होती है, इसमें से क्या निकल रहा होता है? एक तरह से गैस या वेपर से आपको धुआं सा दिखाई दे रहा है, जैसे वो खोलता है तो धुआं दिखाई देता है ना आपको, तो वो होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? ड्राई। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर में इसको स्टोर किया जाता है। अब होता है क्या? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू द गैसियस स्टेट। तो मैंने क्या कहा, आइस वो आपकी सॉलिड स्टेट पर होती है, लेकिन उसमें से क्या निकल रही होती है? गैस। तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस तो क्या हो गया? सब्लिमेशन। यानी कि सॉलिड ड्राई आइस में भी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होता है? सब्लिमेशन। ये भी किस प्रोसेस को फॉलो करती है? सब्लिमेशन। तो देखो क्या होता है, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट। कैसे होता है ये? अब देखो, on decrease of pressure to 1 atmospheric without coming into the liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. इसी वजह से इसको ड्राई आइस भी है। भैया नॉर्मल आइस तो क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड में जाएगी, लेकिन ये तो लिक्विड में गई नहीं, तो इसलिए इसको कहते हैं सूखी बर्फ, ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब क्या है? कि जो आइस सॉलिड से डायरेक्टली वेपर स्टेट में चली जाए वो ड्राई आइस। समझ में आ गया? और क्या, और केमिस्ट्री की फॉर्म में क्या होती है ये? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब देखो अभी तक जो आपने समझा, क्या ये चीज क्लियर है आपको कि सॉलिड से अगर आप लिक्विड में जाते हो तो इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं? यस और नो? अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हो तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन। इसी तरह से अगर आप लिक्विड से गैस में जाते हो तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। आगे देखो, अगर गैस से डायरेक्टली आप सॉलिड में आते हो तो एग्री करते हो कि ये डिपोजिशन होता है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इधर देखो, गैस से अगर आप लिक्विड में जाते हो तो इसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। जैसे कि आपका क्या होता है, जो बारिश होती है,
जो क्लाउड होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, रेन्स में, वो कंडेंसेशन। अब इधर देखो, अगर लिक्विड से आप सॉलिड स्टेट पर आते हो तो वो क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन, जैसे पानी से बर्फ बनाना। और सॉलिड से अगर आप गैसियस स्टेट में जाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इसमें कुछ पूछना है? ठीक है, जब भी तब इसमें स्क्रीन पर देखो, उस तो बाद में जब मैं लाइट यूज करूंगा तब उसको समझ आ गया यहाँ तक सारी चीजें। ठीक है, कुछ पूछना है? डिपोजिशन सब्लिमेशन सारा क्लियर हो गया। अब जितना आपने किया है उस पर बेस के कुछ क्वेश्चन है, तो पहले यहीं पे बताओ मुझे। 300 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, क्या करो? के से सी में जाना है, आगे जाना है पीछे जाना है? पीछे, तो क्या करोगे? -273, वेरी गुड। इधर देखो, फिर के से सी में जाना है, -273 हो गया पहला क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ देखो, सेल्सियस को किस में चेंज करना है, केल्विन में, तो क्या करूं, +273। फिर सेल्सियस को किस में चेंज करना है, केल्विन में, क्या करूं, +273। कोई डाउट है तो बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? कहता किसी भी सब्सटेंस में जैसे ही उसकी स्टेट इमीडिएटली चेंज होती है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो क्यों ऐसा होता है, ये आपसे पूछा जाए। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर कैसे करना है आपने। तो आपको आंसर इस तरह से देना है, क्या, ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट, जब एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरी स्टेट में, जब कोई भी मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है, उसका टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट रहता है। यहाँ पढ़ चुके, पढ़ा था ना हमने। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हीट होती है वो उस पार्टिकल्स के जो स्टेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, उसको ब्रेक करने में यूज अप होता है। यही पढ़ा था आपने, तो क्या कहोगे? ऐसा इसलिए होता है, दिस इज बिकॉज ऑल द हीट सप्लाइड, जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं to increase the temperature, वो कहाँ पे यूज हो जाती है, utilized as latent heat in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles। तो वो हीट सारी वहां यूज होने की वजह टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहे। therefore this heat does not contribute in increasing the temperature of substance। this is the exact way you have to answer this question, again very important। जब भी एक मैटर की जो स्टेट होती है वो दूसरी स्टेट में इमीडिएट चेंज होती है, तो टेम्परेचर कहाँ पर, जो हीट हम सप्लाई करते हैं ऐसा करने के लिए, वो हीट कहाँ पर यूज हो जाती है, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, उसको ब्रेक कर देते हैं। सॉलिड से लिक्विड में भी यही होता है, लिक्विड से गैस में होता है तब भी यही। इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 इज, which is the last question of this in-text question part। suggest a method to liquefy atmospheric gas। कहता है एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई कर दो। प्रेशर, प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर आपको गैस से लिक्विड स्टेट में जाना है तो आप क्या करोगे, या तो प्रेशर को क्या कर दो, बढ़ा दो। प्रेशर को क्या कर दो, बढ़ा दो, तो पार्टिकल्स और क्लोज हो जाएंगे। या टेम्परेचर को क्या कर दो, कम कर दो, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कैसे आपको आंसर देना है इस चीज का। ये देखो, if we decrease temperature and increase pressure, we can liquefy the atmospheric gases। ठीक है, तो यहां तक का जो आपका सिलेबस है, वो आपका जो वीकली टेस्ट होगा वो यहाँ तक के सिलेबस का। ठीक है, तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी में जाओ तो पेज नंबर क्या है, आई थिंक 9। तो पेज नंबर 9 तक का आपका सिलेबस है वीकली टेस्ट। तो पूरे हफ्ते में आपने किया ये 3 क्लासेस में 3 लेक्चर में हमने पेज नंबर 9 तक कर चुके हैं। यहाँ तक एक एक चीज आपको इसी बारीकी से पढ़नी है। एनसीईआरटी के एक लाइन, क्वेश्चन आंसर और जो बीच से हमने सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, इसी को आपने पूरा प्रिपेयर। क्लियर? ठीक है।